बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एफएससी के स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से फिज़िक्स में बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जो हमारी आज की वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में एमडी कैट में किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम एमडी कैट केमिस्ट्री गाइडेंस स्टार्ट करें तो मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करूंगी और फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ रिलेटेड टू मोल। तो आप लोगों ने मोल का जो चैप्टर है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बार बार बता चुकी हूँ। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ आई सिक्योर्ड 188 मार्क्स इन एमडी कैट, उसमें भी मैंने बताया कि आप लोगों ने केमिस्ट्री का जो मोल वाला चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अक्सर स्टूडेंट्स उस चैप्टर को यानी उसके न्यूमेरिकल्स पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा नहीं आते, थ्योरी आती है। लेकिन आप लोगों ने इस चैप्टर को एमडी कैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है इसके न्यूमेरिकल्स की। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं तो ऑब्वियसली मोल वाला जो टॉपिक है और मोल वाले टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक एवोगैड्रोस नंबर, इसके अलावा आपके जो टॉपिक है एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, इस तरह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल वाले चैप्टर से रिलेटेड है और वो है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये जो कुछ फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं। और आपने इन टॉपिक्स के से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेनी है क्योंकि अक्सर इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एमडी कैट में वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। कभी आपसे किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए जाते हैं या कभी किसी न्यूमेरिकल में लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ लिया जाता है, एक्चुअल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड से क्वेश्चन आ जाता है। तो अब आप लोगों ने मोल वाला क्वेश्चन को प्रिपेयर किस तरह से करना है। देखिए आपकी बुक में जो पंजाब की बुक है उसमें मोल वाले चैप्टर से रिलेटेड मोल वाले टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। इसी तरह से जो एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं पंजाब की बुक में इधर इन द एग्जाम्पल्स और इन द एक्सरसाइज आपने उनको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, आपने उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आ रहे फिर भी आप उसको करें और अगर आप एमडी कैट इम्प्रूवर है तो फिर तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप उसको बार बार करें अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आप लोग फेडरल की बुक्स पढ़ रहे हैं तो फेडरल की बुक्स में एक्सरसाइज में मोल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आप वो करें। इसके अलावा जो एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स हैं उनको करें, जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप करें फेडरल की बुक से भी पंजाब की बुक से भी। यहाँ से आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको किसी प्रैक्टिस बुक की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने जो एकेडमीज़ की प्रैक्टिस बुक्स ली हुई हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिलेंगे मोल से रिलेटेड, तो आप वहाँ से मोल वाले चैप्टर की अच्छे तरीके से तैयारी करें। और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज में जितने भी मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं या एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने ज़रूर करने हैं। इसी तरह से जो आपके एग्जाम्पल्स में हैं मोल से रिलेटेड, लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड या थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड से रिलेटेड वो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। क्योंकि अक्सर यूएचएस जब पेपर बनाता था, जो एंट्री टेस्ट बनाता था उसमें तो ऐसा होता था कि आप लोगों की एक्सरसाइज जो थी हमारी बुक की वहाँ से भी अक्सर एमसीक्यूज़ आते थे। इवन 2017 के एंट्री टेस्ट में तो एक पूरा न्यूमेरिकल ही एमसीक्यू बना के दे दिया था। लेकिन पीएमसी का जो टेस्ट हुए इस दफ़ा उसमें एक्सरसाइज में से तो कोई नहीं आया क्योंकि ये नेशनल एमडी कैट था तो उन्होंने किसी एक बुक के ऊपर फोकस नहीं किया, उन्होंने चारों सूबों की बुक्स को कवर करने की कोशिश की। तो लेकिन आप लोग जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स आपके उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करें आप इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिलेटेड टू एमडी कैट वो है गैसेस। अब यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं मैंने लिखा है कि लर्न ऑल द फॉर्मूलाए ऑफ द चैप्टर 3 बाय हार्ट। आपको चैप्टर नंबर 3 के तमाम फॉर्मूलाए बहुत ज़बानी याद करने हैं। यानी बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, जनरल गैस इक्वेशन हो गई। उसके बाद आप लोग के पास है रियल गैस इक्वेशन जिसमें आप लोगों ने करेक्शन की थी।
जनरल गैस इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजेस की थी, तो वो आप लोगों ने सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में फॉर्मूलाए बहुत ज़्यादा है और अक्सर वो फार्मूलाए स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं, और फिर जब उन फार्मूलाए से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फिर समझ ही नहीं आती कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाए हैं उनको आप लोग, बेहतर ये है कि एक शीट के ऊपर लिख लें और रोज़ाना उस शीट को देख लें, यानी उस शीट के ऊपर जितने भी फार्मूलाए लिखे हुए हैं उनको देख लें। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी चैप्टर नंबर 3 की। और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर, आप लोगों ने इस चैप्टर में जो एग्जांपल्स में न्यूमेरिकल्स हैं, जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा जो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, जो पीएमसी के सिलेबस में हाईलाइट किया हुआ है, वो है जनरल गैस इक्वेशन। आपको जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। आपको जनरल गैस इक्वेशन के तमाम फार्मूलाए को अप्लाई करना आना चाहिए। आपको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए। और अब आपने ये प्रैक्टिस कहाँ से करना है? एक तो आपने बुक से प्रैक्टिस करना है। बुक के जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं, पंजाब की बुक है, फेडरल की बुक है, या अगर आप किसी और प्रोविंस से हैं तो अपने प्रोविंस की बुक से करें। इसके अलावा फेडरल की बुक से भी करें। इसके अलावा पीएमसी के जो प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं, वहाँ से आप लोग चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप करें। इसके अलावा जो एकेडमीज़ की प्रैक्टिस बुक्स हैं, उनमें चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप सारे करें, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपका ये चैप्टर होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस चैप्टर को रीड कर लेंगे और फॉर्मूला याद कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये चैप्टर आपको कभी भी नहीं आएगा। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा भूलता है, तो आप लोग इस चैप्टर की बार बार प्रैक्टिस करें, इस चैप्टर को बार बार रीड करें और इस चैप्टर के फॉर्मूलाए को बार बार याद करें। उसके बाद है मस्ट रिमेंबर डेट्स मेंशन इन द चैप्टर। अच्छा, इस दफ़ा जो एमडी-कैट हुआ, 62 पेपर्स हुए, जितने भी पेपर्स हुए 30 दिन तक चलते रहे। उसमें हुआ ये कि बहुत ज़्यादा जो हमारे टेक्स्ट बुक में डेट्स हैं, फॉर एग्जांपल चार्ल्स ला की डेट क्या है या बॉयल्स ला की डेट क्या है, इसके अलावा जनरल गैस इक्वेशन किसने दी और कब दी, इसी तरह से जो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है वो किसने दी और कब दी। तो ये साइंटिस्ट के नेम्स और डेट्स, ये हम जो 2021 में जो एमडी-कैट हुआ उससे बहुत ज़्यादा पूछे गए और ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछे गए। तो इनके ऊपर आपने ज़रूर फोकस करना है। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं साइंस सब्जेक्ट्स में, लेकिन ये क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो ये एक मुफ्त का नंबर है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, कोई आपको चीज़, बस आपको सिंपल एक चीज़ याद करनी है, तो आप लोग उसको याद करें। पहली दफ़ा याद करेंगे तो भूल जाएगा, तो आप लोग इसको जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें तो इन डेट्स के ऊपर भी ज़रूर फोकस किया करें, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर भी ज़रूर फोकस किया करें। उसके बाद है मस्ट टू एमसीक्यूज फ्रॉम एक्सरसाइज। अच्छा, ये बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं कि अकेडमीज़ की प्रैक्टिस बुक से तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज कर लेते हैं, जो एमडी-कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, और जहाँ से भी मतलब मिल जाते हैं एमसीक्यूज कर लेते हैं, बट एक्सरसाइज पे फोकस ही नहीं करते। तो आप लोगों ने अपनी बुक की एक्सरसाइज से ज़रूर प्रैक्टिस करके जाने हैं, क्योंकि अक्सर जो इवन जो नम्स का जो एमडी-कैट होता है उसमें से तो एक्सरसाइज से आते हैं बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज। इसी तरह से जो यूएचएस का पेपर होता था पहले, उसमें भी एक्सरसाइज में से काफ़ी एमसीक्यूज आते थे। और जो पीएमसी ने एमडी-कैट बनाया उसमें भी जो एक्सरसाइज थी वहाँ से एमसीक्यूज आए। तो आप लोगों ने पंजाब की एक्सरसाइज और फेडरल की जो बुक्स की एक्सरसाइज है उसमें से ज़रूर एमसीक्यूज करने हैं। जो चैप्टर 4 है वो रिलेटेड है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब आप लोगों ने करना ये है कि रीड होल चैप्टर थरली। देखिए, ये चैप्टर जो है ये आपको सिर्फ बार बार रीड करने से आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन याद करनी है। अब एमडी-कैट और एफएससी की जो पढ़ाई है उसमें ये फ़र्क है कि एफएससी में आपको बुक में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको उसी तरह से क्रैमिंग करके याद करना है, और आपने पेपर में बिल्कुल वैसे ही जाके लिखना है। लेकिन एमडी-कैट में आपने उस तरह किसी चीज़ को याद नहीं करना, आपने सिर्फ उसको इतनी दफ़ा रीड करना है कि वो आपको याद हो जाए। एमडी-कैट और एफएससी में ये फ़र्क है। तो आप लोग इस चैप्टर को बार बार रीड करें। मैंने खुद एमडी-कैट की प्रिपरेशन के दौरान इस चैप्टर को बहुत दफ़ा रीड किया, एक दफ़ा रीड करके छोड़ नहीं दिया, मैंने इस चैप्टर की बार बार रिवीजन की, और जब आखिरी दिन था तब ये चैप्टर मुझे बिल्कुल याद ही हो गया। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। अगर आप एमडी-कैट इम्प्रूवर हैं तो आप लोग इस चैप्टर को बार बार रीड करें।
इसको आप पंजाब की बुक से भी रीड करें और आप इसको फेडरल की बुक से भी रीड करें, क्योंकि थोड़ा सा फेडरल की बुक में चेंज है और फेडरल की बुक में थोड़े से इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है और कुछ वैल्यूज़ भी हैं जो कि पंजाब की बुक में नहीं है और फेडरल की बुक में है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को फेडरल की बुक से प्रिपेयर करना है, पंजाब की बुक से भी प्रिपेयर करना है, और ये 1 2 3 दफ़ा रीड करने से प्रिपेयर नहीं होगा, आपको इसको बहुत ज़्यादा दफ़ा रीड करना पड़ेगा। उसके बाद है मस्ट लर्न ऑल द वैल्यूज़ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर्स मेंशन इन द टेक्स्ट बाय हार्ट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं ना, इनको याद नहीं करते। ठीक है, जो टेबल्स बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक में, और वो सारे आपको याद नहीं करने और ना ही याद हो सकते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट में जो वैल्यूज़ दी गई हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, उसमें वो जो टॉपिक है उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट है, कुछ हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो आपने याद करनी है जो टेक्स्ट में आई नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग टेबल्स जो बने हुए हैं बॉइलिंग पॉइंट के और मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंट कंपाउंड्स के, अगर आप लोग वो याद नहीं कर सकते और वो याद हो भी नहीं सकते, आप लोग सिर्फ इतना करें कि उन टेबल्स का आप लोग ऑर्डर याद कर लें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है और सबसे कम किसका है। इस तरह, और जो एमसीक्यूज आते हैं एमडीकैट में वो भी इसी तरह से आते हैं। कभी भी वैल्यूज़ नहीं पूछी जाती, हमेशा वो आपसे ऑर्डर पूछते हैं कि कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, किसका मिनिमम है, किसका इन बिटवीन है और किसका किससे बड़ा है। तो इस तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, आपसे डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं पूछी जाती। तो आप लोग टेबल्स को याद ना करें, मतलब जो टेबल्स में वैल्यूज़ लिखी गई हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की, वो आप लोग याद ना करें, लेकिन आप लोगों ने उसका ऑर्डर को ज़रूर याद कर लेना है कि कौन सा कंपाउंड हाईएस्ट है बॉइलिंग पॉइंट में, कौन सा लोएस्ट है और किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा है और किससे कम है। उसके बाद है रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक। स्टूडेंट्स एमडीकैट की प्रिपरेशन के दौरान एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बुक की लाइंस को, कुछ लाइंस को वो आपस में मतलब अपने माइंड में ही बना लेते हैं कि ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे इस पर फोकस नहीं करना, और फिर पेपर में उसी लाइन में से कोई एमसीक्यू आ जाता है। तो आपने बुक की किसी भी लाइन को अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना, आपने बुक की एक एक लाइन को रीड करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत सारे एमसीक्यूज गलत करेंगे। तो आपने अपनी बुक की एक एक लाइन को रीड करना है, और ये मैं हर बुक की बात कर रही हूँ, ख़ास तौर पर बायो केमिस्ट्री। फिज़िक्स में भी आपने किसी लाइन को नहीं छोड़ना, क्योंकि फ़िज़िक्स की जो थ्योरी होती है उसमें कुछ लाइंस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं। तो आप लोगों ने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो की जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी एक एक लाइन को इम्पॉर्टेंट समझना है और एक एक लाइन को ही आपने रीड करना है बार बार, तभी जाकर आपका सारा सिलेबस कवर होगा। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है, इसको बिल्कुल आपने क्रैम करना है, इसका और कोई तरीका नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, इसको सिर्फ आपने रट्टा लगा के याद करना है। और इसको एक दफ़ा रट्टा लगा के याद नहीं होता, इसको आपको 3-4 दफ़ा लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, और जब भी आप इसको रिवाइज़ करें इसको एक दफ़ा लिखें ज़रूर, इसकी सारी एग्जांपल्स याद करें पंजाब की बुक से भी और फेडरल की बुक से भी। और आपको इसका जो टेबल बना हुआ है पंजाब की बुक में आपको वो याद करना है, आपको इसके जो टेक्स्ट लिखा है वो नहीं आपको रीड करना, आप सिर्फ उसका टेबल जो बना हुआ है ना उसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वो टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 जो है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस दफ़ा जो सिलेबस था एमडीकैट का उसमें सिर्फ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक्स शामिल थे। तो अभी जो कि सिलेबस नहीं आया है एमडीकैट 2022 का, तो आप लोग 2021 के सिलेबस को ही फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेटेड जो भी बुक में लिखा हुआ है उसको आपने अच्छे से रीड करने हैं और उसको आपने समझना है, और ऑर्बिटल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने क्लियर करने हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आते हैं एमडीकैट में, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एबनॉर्मल से मुराद के जो नॉर्मल रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उससे ज़रा हट के है, जैसे कि क्रोमियम है,
इसी तरह से और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस तरह उन रूल्स से नहीं होती जो हम लोग एक आम रूल पढ़ते आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर जो एक्सेप्शंस आ जाती हैं ना केमिस्ट्री में, उनके ऊपर आपने ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। जब आप लोग लेक्चर्स लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या किसी भी टॉपिक का, या जब आप लोग एकेडमीज़ में अपने टीचर से पढ़ेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे एक्सेप्शंस। उन एक्सेप्शंस को आपने नोट भी करना है और आपने याद भी करना है, और फिर उन्हें आपने याद रखना भी है, क्योंकि पेपर में वो आपसे रूल्स नहीं पूछते, वो आपसे एक्सेप्शंस पूछते हैं। और फिर अगर आपको एक्सेप्शंस याद होंगी तभी आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो वाली चीज़ याद रखनी है जो रूल से हट के है, मतलब रूल तो आपने याद रखना ही है, लेकिन एक्सेप्शन याद रखनी है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इस रूल से एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करने से आएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक डिफरेंट वे में हो रही है। और एक मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग फर्स्ट 36 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लें। ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जो चैप्टर नंबर 6 है केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा थेरीज भी हैं, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल थेरी और वैलेंस बॉन्ड थेरी और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी और इस तरह से। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को करने का बस एक ही तरीके है, और वो है इस चैप्टर को बार बार रीड करना, और इसके अलावा प्रैक्टिस बुक से इस चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। और ये चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको इस चैप्टर के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अगर आप लोगों ने एमडी कैट के लिए अकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई, तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी वेबसाइट बताई थी जहाँ से आप लोग लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं किप्स के स्टेप के। तो आप लोग वो लेक्चर्स डाउनलोड करें, और ख़ास तौर पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस चैप्टर का लेक्चर आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है। इस चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो क्योंकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स। तो ये ट्रेंड्स आपको याद करने हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे इन पीरियड जो कि नॉर्मल ट्रेंड से अबनॉर्मेलिटी शो करेंगे, तो आपने वो एक्सेप्शंस ज़रूर याद रखनी है, और वो ट्रेंड्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। और अक्सर जो एमडी कैट में एमसीक्यूज आते हैं वो इन्हीं ट्रेंड्स या इन यानी जो ये ऑर्डर होता है कि किस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी, इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। वैल्यूज़ कभी नहीं पूछी जाती कि इस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी की क्या वैल्यू है, इस एलिमेंट की क्या वैल्यू है। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता कि आपसे वैल्यूज़ पूछे। जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रेंड से रिलेटेड आते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का सेकंड पीरियड में क्या ट्रेंड है, थर्ड पीरियड में क्या ट्रेंड है, ठीक है, थर्ड पीरियड में या सेकंड पीरियड में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको लेक्चर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 7 आपने करना है थर्मोकेमिस्ट्री, और इसमें आप लोगों को एंथैल्पी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको एंथैल्पी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, और अक्सर जो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स जो एमसीक्यूज आते हैं ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। आपको कभी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आ जाता है, कभी एंथैल्पी वाला टॉपिक से रिलेटेड आ जाता है, तो आपने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। अच्छा, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एक्सरसाइज में हैं वो स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगते हैं, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। अगर आप एक दफ़ा उनको समझ लेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, और उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। तो अगर आपको एकेडमी के टीचर्स ने ये नहीं करवाए हुए तो आप यूट्यूब से देख लें, किसी भी आप यानी जो जहाँ पे भी आपको ये मिल जाए न्यूमेरिकल्स, आप वहाँ से देख के आप सॉल्व करें, खुद ही सॉल्व करें, और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस करें।
और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने ज़रूर करने हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना होता है। आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैंने आपसे ये भी कहा था कि 4 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, 4 डेफिनेशन है रिडक्शन की, आपको वो आनी चाहिए। और इसके अलावा एक तो ये होता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो अक्सर होते हैं कि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है या आपको एक आयन दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस कंपाउंड में से या इस आयन में से इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। या अगर एक थोड़ा मुश्किल उस क्वेश्चन को करना चाहें तो वो इस तरह दे सकते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और आपको बताना होता है कि इसमें कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड इसमें रिड्यूस हुआ है। अगर वो थोड़ा और एडवांस करना चाहें क्वेश्चन को तो वो आपको एक इक्वेशन दे देते हैं, एक केमिकल रिएक्शन दे देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि कौन सा एलिमेंट इसमें या कौन सा कंपाउंड इसमें एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है और कौन सा कंपाउंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। अब इस चैप्टर में जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को मिक्स करना या कंफ्यूज करना। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स को, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। और आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 जो है रिएक्शन काइनेटिक्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस आप लोगों ने याद करने, क्योंकि आपको रिएक्शन को देख के नहीं पता चलता कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही आपको पता चलती है। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री तो एंड हुई। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को हमने एमडी-कैट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने इसके रिएक्शंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि सेकंड ईयर की केमिस्ट्री डिवाइडेड है इनऑर्गेनिक पोर्शन में और ऑर्गेनिक पोर्शन में। और मैं अपनी पिछली वीडियो में ये भी बता चुकी हूँ कि सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इट इज़ जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। जिस तरह आपको मैथ्स प्रैक्टिस से आएगी, इसी तरह से आपको सेकंड ईयर की केमिस्ट्री भी सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री सेकंड ईयर। और अगर आप लोगों ने भी इसमें फुल मार्क्स लेने हैं तो आप लोगों को इसके रिएक्शंस को बार बार लिख कर प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस थे उनको मैं लिख कर प्रिपेयर करती थी। और बेशक वो इनऑर्गेनिक के हों या ऑर्गेनिक के हों, रिएक्शंस कभी भी आपको क्रैम करने से याद नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको लिख कर प्रैक्टिस करने से ही प्रिपेयर होंगे। और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को रिएक्शंस को प्रिपेयर करने का एक बहुत बेस्ट तरीका बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने रोज़ाना, यानी जैसे आप लोग अब अगर एमडी-कैट इम्प्रूवर हैं तो आप लोग रोज़ाना अपना जो भी आपका काम है, अगर आप लोग एकेडमीज जा रहे हैं तो आप लोग एकेडमी का काम करते हैं, और अगर आप लोग घर पे बैठकर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप लोग अपने रोज़ाना का जो भी आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ करते हैं। जब आप अपने सारे काम कर लें, यकीन और उसमें आपने केमिस्ट्री का काम भी किया होगा, जो भी आपने केमिस्ट्री का काम किया वो आपने वैसे ही करना है अपने स्केड्यूल के मुताबिक। जब आप सारे काम कर लें तो फिर आपने उसके बाद अपना 1 घंटा रिएक्शंस के लिए ज़रूर स्पेयर करना है, और उस घंटे में आपने केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को लिखना है, और यह काम अपने डेली बेसिस पर करना है। और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, एमडी-कैट आने तक आपके रिएक्शंस आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी इतना मसला नहीं है जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें इतनी लेंथी है कि आपको उसको स्टूडेंट्स जो है उसके रिएक्शन को बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं, ठीक है। आपको कई जगहों पर रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो भी आपने साथ साथ करना है। तो इसलिए अगर आप आज ही से उसको डेली बेसिस पर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको एंड तक आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी रिएक्शंस के अंदर। और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया, जिस दिन पेपर आ गया उस दिन थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया,
या जिस दिन एमडी कैट की जब अगर तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन एकेडमी में टेस्ट हुआ उस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिर्फ उस दिन प्रिपेयर कर लिया। हालांकि इस तरह करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली बेसिस पर प्रिपेयर करने से आपको प्रिपेयर होगी। तो आप लोगों ने जब आप अपने एकेडमी के सारे काम कर लें, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये सजेशन है, अगर आप एमडी कैट इम्प्रूवर हैं तो भी आपको ये सजेशन है कि जब आप अपने सारे काम कर लें एकेडमी के, या अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज के जब आप सारे काम कर लें तो उसके बाद 1 घंटा आपने केमिस्ट्री के रिएक्शंस को लिखना है और आपने उन्हें देख के लिखे बेशक, ठीक है, 3-4 दफ़ा देख के लिखेंगे, उसके बाद आप 1 दफ़ा या 2 दफ़ा उसको ज़बानी लिखें। और ऐसा रोज़ाना करने से आपकी पूरी बुक के रिएक्शंस कवर भी हो जाएंगे और आपको बहुत आसानी होगी जब आप एमडी कैट देने जाएंगे या जब आप एफएससी का पेपर देने जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आपने केमिस्ट्री को पीटीबी और फेडरल दोनों से प्रिपेयर करने हैं। एमडी कैट इम्प्रूवर्स के पास काफ़ी टाइम है, मैं तो ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग सिंध और केपीके की बुक्स भी डाउनलोड करके अपने पास पीडीएफ में रखें और जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, फॉर एग्जांपल आप क्योंकि अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो हम लोग जब एकेडमी से घर जाते थे या घर से एकेडमी जाते थे तो गाड़ी में जो हमारे पास टाइम होता था हम उसमें भी कोई ना कोई बुक पढ़ते थे, यानी बाहर की बुक पढ़ लेते थे या कोई भी, मतलब हम उस टाइम को अवेल करते थे, कभी भी हम टाइम वेस्ट नहीं करते थे। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है, आपने अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके कॉलेज में आपके एकेडमी में कोई फ्री पीरियड है तो उसमें आप बैठ कर कोई और बुक पढ़ लें, ठीक है, आप फेडरल की कोई बुक पढ़ लें। अगर आप एमडी कैट इम्प्रूवर हैं और एकेडमी में आपको कोई फ्री पीरियड मिल गया है तो आपने वहाँ बैठकर कोई और बुक पढ़ लें, सिंध की बुक पढ़ लें, केपीके की बुक पढ़ लें। तो आपने अपना एक एक सेकंड अवेल करना है, आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना अगर वाकई आपका एडमिशन सिक्योर करने का इरादा है तो। दूसरा जो टिप है वो ये है कि मस्ट डू रिवीजन डेली, और इस टिप पर मैंने खुद भी अमल किया था और ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहा था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं करते ना, फिर जो एमडी कैट से एक दिन पहले उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता क्योंकि सब कुछ भूल चुका होता है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है एमडी कैट का कि जैसे अब आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाते हो, आप लोग एक दिन बायो का पेपर देते हो, एक दिन फिजिक्स का पेपर देते हो, एक दिन केमिस्ट्री का पेपर देते हो और एक दिन आप लोग इंग्लिश का पेपर देते हो। लेकिन एमडी कैट के दिन आपको ये चारों सब्जेक्ट्स का पेपर इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एक ही दिन देना है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस तरह हैं कि आपने रोज़ाना रिवीजन करनी है हर सब्जेक्ट की। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है वो एक दिन जाकर रिवाइज करते हैं, ये चीज़ सही है, बट इससे भी ज़्यादा अगर आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस पर रिवीजन करें। जो चीज़ आपने कल प्रिपेयर की है उसको अगले दिन अगला काम करने से पहले उस चीज़ को एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर करें, अपने माइंड में रिकॉल करें। अगर वो आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं याद तो आपको दोबारा बुक खोलकर उसको याद करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको पिछला टॉपिक भूल चुके और आप अगले टॉपिक को प्रिपेयर करना स्टार्ट हो जाए। पहले आप अपनी रिवीजन करें, अपनी असेसमेंट तो करें कि आपको पिछला टॉपिक कितना याद है। और लास्ट टिप यही है कि राइट रिएक्शंस ऑन डेली बेसिस, जब आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमारी केमिस्ट्री की गाइडेंस यहाँ पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी की गाइडेंस दूंगी। फिजिक्स की गाइडेंस एमडी कैट के लिए भी और एफएससी के लिए भी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। डू चेक इट प्लीज़ और पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।